अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम ये जो होम्योस्टेसिस का चैप्टर है, होम्योस्टेसिस एंड एडाप्टेशन एनाटॉमी फिजियोलॉजी 1 की चैप्टर 2 है, ये हमने स्टार्ट की थी। इसका हाफ हमने पढ़ लिया है, कुछ लास्ट इसका जो पार्ट है आज वो पढ़ते हैं। तो हमने जो पिछला हमारा लेक्चर था उसमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ा था, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की बारे में जाना था, उसके एग्जाम्पल पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है और इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। ए पॉजिटिव फीडबैक स्ट्रेंथ्स आर रेनफोर्स ए चेंज इन वेरिएबल ऑफ द बॉडी। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या करता है? ये बिल्कुल अपोजिट है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में क्या होता था? ये दोनों होते होम्योस्टेसिस करने के लिए है, लेकिन उसमें क्या होता था? उसमें जो स्टिमुलस होती थी उसको निगेट किया जाता था, उसको इनहिबिट किया जाता था। और इसमें क्या होता है? इसमें जो स्टिमुलस है, जो चेंजेस आई हुई है बॉडी में, जो वेरिएबल हुए हैं, उनको क्या करता है? उनको स्ट्रेंथ करता है, उसको रेनफोर्स करता है, मीन्स कि उसको और मजबूत करता है और उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। पॉजिटिव फीडबैक में सिस्टम ऑपरेट सिमिलरली टू नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बट द इफेक्ट ऑफ द स्टिमुलस इज़ इनहेंस। ये पॉजिटिव जो फीडबैक मैकेनिज़्म है ये उसी तरह जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जिस तरह काम करती थी ये भी उसी तरह काम करती है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट होता है उसके ज़रिए जो स्टिमुलस होती है वो क्या होती है? वो इन्हेंस हो जाती है। तो किस तरह इन्हेंस हो जाती है और कहाँ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म हमारे काम आती है? तो बता रहा है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट कंट्रक्शन ऑफ लेबर स्टिमुलस पुश पार्ट ऑफ द फीटस इनटू द सर्विक्स। जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है, चाइल्ड की डिलीवरी हो रही होती है, उस टाइम क्या होता है? एक पैदाइश के वक्त, बच्चे के पैदाइश के वक्त जब जो फर्स्ट लेबर पेन होता है, जो फर्स्ट स्टिमुलस होता है लेबर पुश का, वो क्या करता है? ये जो बच्चे का जो हेड होता है इसको क्या करता है? फीटस के हेड को, फीटस को सर्विक्स के जो विजाइनल सर्विक्स है इस पे ले आता है। तो क्या होता है जब जो फीटस है वो सर्विक्स पे आ जाती है तो क्या होता है? जो स्ट्रेच सेंसिटिव रिसेप्टर यहाँ सर्विक्स के वाल में जो स्ट्रेच सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये सेंसर होते हैं, नर्व सेल होते हैं, इनको हम रिसेप्टर कहते हैं। ये सर्विक्स में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? इस स्टिमुलस को, इस चेंजेस को जो कि सर्विक्स में आई थी, बच्चा इधर आया था, इसको क्या करते हैं? ब्रेन को, जो कंट्रोल सेंटर है, उसको सेंड कर देते हैं। जब ये सेंड हो जाती है, कंट्रोल सेंटर तक पहुंच जाती है, तो वो क्या करता है? विच इन टर्न रिलीजेज द हार्मोन ऑक्सीटोसिन इनटू द ब्लड। कंट्रोल सेंटर क्या करता है? कंट्रोल सेंटर इसके रिस्पॉन्स में जो हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, जिसका नाम ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसको ब्लड में रिलीज़ कर देता है। जब ये हार्मोन ब्लड में रिलीज़ हो जाती है तो क्या होता है? ऑक्सीटोसिन काजेज मसल इन द वॉल ऑफ यूट्रस इफेक्टर टू कंट्रैक्ट। इसके ज़रिए, ऑक्सीटोसिन के ज़रिए जो यूट्रस के वाल में जो मसल होते हैं, जो मसल क्या होते हैं? इफेक्टर होते हैं हमारे साथ। जो वाल होते हैं यूट्रस में, यूट्रस के वाल्व में, तो वो क्या होते हैं? वो कंट्रक्शन करते हैं, फुली फोर्सफुली वो कंट्रक्ट हो जाते हैं। द कंट्रक्शन पुश द फीटस फर्दर डाउन द यूट्रस। इसी कंट्रक्शन की वजह से क्या होता है? जो फीटस होता है वो फर्दर डाउन आ जाता है, यूट्रस से फर्दर डाउन हो जाता है, सर्विक्स की तरफ आ जाता है, विच स्ट्रेच द सर्विक्स इवन मोर। और जब यूट्रस में कंट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है और बच्चा नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स में मोर वो क्या होता है? वो स्ट्रेच होता है, उसमें मोर वो खुल जाता है। फिर क्या होता है? दिस इज़ कह रहा है कि दिस इज़ ए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एज द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। ये क्या है? ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। क्यों इसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये ऐसी रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी के, एक ऐसी रिस्पॉन्स है कि जिसके ज़रिए जो स्टिमुलस होता है वो और बढ़ता है, जो स्टिमुलस का डायरेक्शन है उसको और बढ़ाता है, उसके लिए हेल्पफुल होता है, ये उसको और बढ़ाता है। यानी क्या हुआ था? यानी जब वो बच्चा जो है वो सर्विक्स तक आ गया था तो वो वहाँ पे
स्ट्रेस रिसेप्टर ने मैसेज ले गए थे ब्रेन को, तो ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन के ज़रिए ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये रिलीज़ हुई। जब ये ब्रेन के कमांड पे ब्लड में रिलीज़ हो जाती है तो इसके ज़रिए कंट्रक्शन आ जाती है यूट्रस में, मतलब कि वो क्या होती है, उस चाइल्ड बर्थ को इन्हेंस करने के लिए फोर्सफुली कंट्रक्ट करता है, और इसी फोर्सफुली कंट्रक्शन की वजह से वो स्टिमुलाई और बढ़ जाती है और बढ़ जाती है, और आखिरकार बच्चे की पैदाइश हो जाती है। तो ये क्या है, ये हमारे साथ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। इसी तरह पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की एक और एग्जांपल है जिसे यहाँ डायग्राम के ज़रिए समझाया गया है। ये किस तरह की एग्जांपल है कि ब्लड क्लॉटिंग जब होती है, जब भी कभी हमें कोई कट लग जाती है हैंड पे या किसी और एरिया पे बॉडी के, जब कट लग जाती है तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो क्या होता है, इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट आ जाते हैं। प्लेटलेट यहाँ आके क्या एक प्लग बना देते हैं। तो जैसे ही प्लेटलेट आना शुरू होंगी, ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है ये अपना काम शो करेगी। जब ये अपना काम शो करेगी तो केमिकल और ज़्यादा रिलीज़ होंगे, और जो प्लेटलेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया की तरफ अट्रैक्शन उनकी होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएंगे। वो तब तक आएंगे जब तक कि ये ब्लड क्लॉट नहीं बन जाता और ब्लीडिंग बंद नहीं हो जाती। तो ये वो क्या थी, वो प्लेटलेट का वहाँ जाना वो क्या था, स्टिमुलस था, और उसको और बढ़ाया गया। जब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो अपना काम उसने चलाया तो फिर क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट वहाँ पे आए और एक ब्लड क्लॉट बन गई, अच्छे से क्लॉट बन गई और ब्लीडिंग बंद हो गई। तो ये क्या थी, ये हमारे साथ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म थी। इसमें से इसके एग्जाम्पल से एमसीक्यूज़ आप लोगों को आ सकते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल दी गई होगी और आपसे पूछा हो गया होगा कि नेगेटिव, इसमें से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन का ही बताया गया होगा और कहा हो गया कि ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक है, तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि ये पॉजिटिव फीडबैक है। तो इसके बाद है सेल एडाप्टेशन। सेल एडाप्टेशन हम किसे कहते हैं, जो कि चैप्टर का हिस्सा था, होम्योस्टेसिस था। होम्योस्टेसिस हमने सारा पढ़ लिया। आप इसके बाद सेल एडाप्टेशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। Cell adaptation refers to the changes take place in cell in response to environmental changes. Environmental जब changes आ जाती है, जब environment में change आ जाती है तो उसको रिस्पॉन्स करने के बाद सेल के ख़ुद के अंदर जो चेंजेस आ जाती है उनको हम क्या कहते हैं, सेल एडाप्टेशन कहते हैं। जब भी कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस आ जाते हैं तो उसको रिस्पॉन्स शो करता है, सेल पहले उसको रिस्पॉन्स शो करता है। रिस्पॉन्स शो करने के बाद सेल में जो चेंजेस आ जाती है, इसके स्ट्रक्चर में आ जाती है, इसके साइज़ में आ जाती है, तो उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, उन चेंजेस को हम सेल एडाप्टेशन कहते हैं। Normal functioning of cell is always threatened by various factors such as stress, chemical agents, disease and environmental hazard. जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है सेल की, ये हमेशा क्या होता है, हमेशा इसको ख़तरा होता है कि मुख्तलिफ फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि स्ट्रेस आता है, केमिकल एजेंट्स आते हैं, डिजीज़ आते हैं और इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स जो होते हैं, जो इन्वायरमेंट में जो ख़तरे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर ज़्यादा होना या कम होना, या कोई डिज़ीज़ का फैलना, कोई इन्फेक्शन आ जाना, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, ये सारे क्या है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सेल की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। येट द सेल सर्वाइव्स एंड कंटिन्यूज द फंक्शन बाय मीन ऑफ एडाप्टेशन। लेकिन इस सब के बावजूद भी सेल क्या करता है, सेल पे बहुत सारे स्ट्रेसेस आ जाते हैं, बहुत फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी सेल क्या करता है, सेल सरवाइव करता है और अपने फंक्शन को कंटिन्यू रखता है। और वो जिस चीज़ के ज़रिए, जिस प्रोसेस के ज़रिए अपने फंक्शन को कंटिन्यू रखता है और ज़िंदा रहता है, सरवाइव करता है, उस प्रोसेस को हम एडाप्टेशन कहते हैं, इसे सेल एडाप्टेशन कहते हैं। Only during extreme condition the cell fail to withstand the hazardous factor, which result in destruction and death of the cell. बाज़ टाइम ऐसा भी होता है कि एक बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन, अगर सेल में जितनी भी कैपेसिटी है उस पे जो बाहर से फैक्टर आई है, जो स्ट्रेस आई है, चाहे वो जिस किस्म की भी हो,
वो अगर उसके सलाहियत से ऊपर जाती है, सेल के कैपेसिटी को क्रॉस करती है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन जब आ जाती है, तो उस टाइम सेल फेल होता है। सेल क्या करता है, उस कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और सेल अपना फंक्शन छोड़ देता है या उसकी डेथ हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल इंजरी कहते हैं। जब यहाँ पे दो कंडीशन है, एक कंडीशन ऐसा है कि स्ट्रेस आ गई, कोई भी ख़तरा, कोई भी डिज़ीज़, केमिकल एजेंट्स वगैरह आ गए और सेल ने उनके साथ मुकाबला किया, उन कंडीशन में भी ख़ुद सरवाइव किया और अपने फंक्शन को कंटिन्यू रखा, तो इस प्रोसेस को हम सेल एडेप्टेशन कहेंगे। और जब एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है और उसमें सेल अपने फंक्शन को कंटिन्यू नहीं रख पाता, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, इसको हम सेल इंजरी कहते हैं। सेलुलर एडेप्टेशन occurs by any of the following mechanism। जो सेलुलर एडेप्टेशन होती है वो इन मैकेनिज़्म के थ्रू होती है। जो सेल एडेप्टेशन करती है, सरवाइव करती है हैज़ार्डस कंडीशंस के बाद भी, इन सब कंडीशन को बर्दाश्त करके फिर भी सरवाइव करती है, वो इन मैकेनिज़म्स के थ्रू करती है। वो कौन कौन से मैकेनिज़्म है? सबसे पहला है एट्रोफी। एट्रोफी किसे कहते हैं? इसमें ऐसा होता है कि सेल की जो साइज़ है, सेल की साइज़ वो छोटी रह जाती है, सेल की साइज़ डिक्रीज़ होती है। इस कंडीशन को हम एट्रोफी कहते हैं। एक ऐसी कंडीशन है, इसमें सेल मुकाबला करता है हालात के साथ, उसकी वजह से उसके साइज़ में डिफेक्ट आ जाती है और साइज़ में वो छोटा रह जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? एट्रोफी कहते हैं। इसके अलावा है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी भी एक कंडीशन है इसमें क्या होता है, हाइपरट्रोफी में सेल पे कोई बोझ आ जाती है, कोई उसको हैज़र्ड हो जाती है, तो वो उसके साथ मुकाबला करके फिर उसमें उसके साइज़ में चेंजेस आ जाती है और वो साइज़ में इनलार्ज होता है। कोई ऑर्गन या कोई सेल साइज़ में जब इनलार्ज हो जाता है तो उसे हम हाइपरट्रोफी कहते हैं। इसके बाद हाइपरप्लेजिया है। हाइपरप्लेजिया क्या है? हाइपरप्लेजिया एक ऑर्गन की और टिश्यू की इन्लार्जमेंट को कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें वो इंक्रीजमेंट ऑफ सेल की वजह से, सेल की प्रोलिफरेशन की वजह से, सेल की प्रोलिफरेशन की वजह से, उसकी इंक्रीजमेंट इन नंबर की वजह से, मतलब कि नंबर में इंक्रीज़ होने की वजह से जब कोई ऑर्गन बड़ा हो जाता है तो उसे हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया में ये फ़र्क है कि हाइपरट्रोफी में साइज़ बढ़ जाती है, सेल नंबर सेम रहते हैं, लेकिन हाइपरप्लेजिया में सेल नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, इसी वजह से ऑर्गन बड़ा हो जाता है, उसको हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। इसके बाद है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया क्या है? एबनॉर्मल चेंज इन साइज, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल के ऑर्गेनाइजेशन में, इसके तरतीब में या इसके साइज़ में या इसके शेप में कोई चेंजेस आ जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेजिया कहते हैं। मेटाप्लेजिया क्या है? मेटाप्लेजिया में ऐसा होता है कि एक टाइप के जो सेल होते हैं वो दूसरे टाइप से क्या होते हैं? रिप्लेस होते हैं। मतलब कि चेंज इन टाइप, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। मतलब कि फिजियोलॉजिकली उसके फंक्शन में चेंजेस आ जाती है और उसके पैथोलॉजिकली उसमें कोई डिज़ीज़ आ जाती है। अगर एक सेल नॉर्मल सेल है और उसमें डिज़ीज़ आ गई तो उसमें क्या होगी, उसकी टाइप चेंज होकर वो दूसरे टाइप के साथ रिप्लेस हो सकती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मेटाप्लेजिया कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड चैप्टर था एनाटॉमी फिजियोलॉजी 1 का, तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसके कुछ एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप उनको भी देख लें और इसको अच्छे से पढ़ें और पेपर्स के लिए ख़ुद को तैयार रखें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।